हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग हेम और उसकी मॉम से होती है। मॉम को जैसे ही पता चलता है कि लिमनेट के राइडिंग पार्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, तो वो हेम से सवाल पूछती हैं कि बताओ, आखिर तुम्हारे रहते हुए कोई और उस प्रॉपर्टी पर कैसे हाथ लगा सकता है, क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि वो तुम्हारे डैड का ड्रीम है। हेम कहते हैं, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस प्रॉपर्टी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब लिन को ये समझ में नहीं आता है कि हेम ने पहले भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को परचेस किया है, बट पहले मॉम तो कभी किसी लैंड को लेकर इतना हाइपर नज़र नहीं आती थी। वो मॉम से पूछ बैठती है कि मॉम, आप इस लैंड को लेकर इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही हैं? प्लीज़ भाई को अपना काम करने दीजिए। मॉम कहती हैं, क्या तुम नहीं जानती कि वो लैंड तुम्हारे डैड का ड्रीम था? बट लिन कहती है, मॉम, डैड ने अपनी ज़िंदगी में तो कभी इस लैंड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो मॉम कहती हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? उस समय तो तुम ओवरसी गई थी अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। और फिर वो चुप हो जाती है। अगले सीन में हम मनी को देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, और वो अपने डैड से कहती है, डैड, सोचिए, अगर हेम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट हो जाएगी ना। तो डैड मनी को कहते हैं, कम से कम दिन में सपने देखना तो बंद कर दो। क्या तुम नहीं जानती कि हेम बहुत चालाक है, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मनी कहती, डैड, अगर आप मेरी खुशियों को डबल नहीं कर सकते तो प्लीज़ एटलीस्ट बुरा तो मत बोलिए। चलिए डैड, मैं सोने जा रही हूँ, बिकॉज मैं अपने चेहरों पर डार्क सर्कल नहीं लाना चाहती हूँ। जल्दी सोऊंगी तो फ्रेश दिखूंगी। अब उसके जाने के बाद हेम की मॉम जो है नेट के अंकल से मिलने के लिए आती है। अंकल मॉम से कहते हैं, आप यहाँ पर आएंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं। तो मॉम कहती हैं, अगर आप राइडिंग पार्क के शेयर होल्डर ना होते तो मैं आपसे मिलने कभी नहीं आती। बाय द वे, मुझे पता चला है कि आपके पास इस वक्त पैसों की काफ़ी तकलीफ चल रही है, तो अगर मैं आपकी इस तकलीफ को दूर कर दूँ तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? जो मुझे चाहिए, क्या वो आप मुझे देंगे? अब अगले सीन में हम मीना के भाई को देखते हैं, जो निट को लेकर अपने डैड के पास जाता है, ताकि उसके डैड निट का शेयर होल्डर बन सकें, क्योंकि पुराने सारे शेयर होल्डर्स ने निट के राइडिंग पार्क से अपना हाथ उठा लिया था। अब वो डैड को अपना पूरा प्रमोशन प्लान बताती है। डैड को उसका प्रमोशन प्लान काफ़ी पसंद आता है, बट डैड कहते हैं, देखो निट, मैं अपनी अकेले की मर्जी से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा। वो कहती है, मैं आपकी बात को समझती हूँ, और वो बाहर निकल जाती है। अब मीना तो उसे कहती है, देखना डैड तुम्हारे शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेट बाहर खड़े होकर डैड के डिसीजन का वेट कर रही होती है। तभी डैड आते हैं और कहते हैं, आई रियली कांट योर हेल्प, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, बट मेरा शेयर होल्डर्स इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारे राइडिंग पार्क में शेयर को इन्वेस्ट करूँ। अब इतने में ही हेम वहाँ पर आता है, जो कहता है कि वो इंसान मैं ही हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। अब नेट जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बट हेम कहता है कि देखो, तुम अगर अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ करके मुझे परेशान करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें डबल परेशान करूँगा। और फिर वो चला जाता है। तभी वो पीछे से जाकर उसे रोकती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। वो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है, क्या तुम सच में एक बहुत ही घटिया बिजनेसमैन हो? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम इस बीच दूसरों को क्यों घसीट कर लेकर आ रहे हो? अब वो उससे कहता है, अगर तुम इजीली अपने राइडिंग पार्क को मुझसे सेल कर देती तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नेट कहती है, तुम बहुत चालाक हो। हेम कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही चालाक हूँ, इवन ग्रेट भी। वो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लिम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। देखो, जब वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो फिर मैं और वो तुम्हें मिल के हरा देंगे। अब वो उसके करीब जाकर उससे कहता है कि अगर लिम जैसे 10 लोग भी आ गए ना, तो तुम दोनों मिलकर मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मैं कभी नहीं हारता हूँ, क्योंकि मुझे हारना मंजूर ही नहीं है, और स्पेशली तुम जैसे ज़िद्दी लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में ही वहाँ पर मीना और उसका भाई आ जाते हैं। मीना का भाई नेट को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि हेम, आखिर तुम मीना से ये किस तरह बात कर रहे हो? क्या तुम्हें बात करने का अंदाज नहीं पता है? अब हेम नेट से कहता है कि देखो, दूसरे लोगों को मेरे मामले से दूर रखो। अगर ये मेरे मामले में इंटरफेयर करेंगे तो मैं बीच में इन्हें भी घसीटूंगा। और वैसे भी ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे की देखो कि तुम जैसे ज़िद्दी लोगों के साथ मैं क्या कुछ करता हूँ। और फिर उसके बाद इतना कहकर वो वहीं से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम थॉमन और लिन को देखते हैं। थॉमन लिन से कहता है कि आज तुम अनकंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही हो, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वो मॉम की पूरी बात उसे बता देती है। और उसके बाद थॉमन उससे कहता है, बाय द वे, क्या आज तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं आया? वो कहती है, तुम विन की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो आज मेरे साथ नहीं है, बिकॉज भाई जो है किसी आइलैंड को आज परचेस करने गए हैं, तो विन उन्हें उसके डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहा है, सो दैट वो बिजी है। आगे हम थॉमन को देखते हैं, जो अपने सेक्रेटरी से उसी आइलैंड के सेल्स एंड परचेस के एग्रीमेंट मंगवाता है।
और कहता है कि मेरे प्लान के हिसाब से तुमने सब कुछ अरेंज कर दिया ना, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सेक्रेटरी कहता है नहीं सर, मैंने सब कुछ सही से अरेंज कर दिया है। बट वो कहता है सर, उस आइलैंड को खरीदने में हमने बहुत पैसा यूज़ कर लिया है। तो थॉमन कहता है कि देखो, बात पैसों की नहीं है। अगले सीन में मीना हेम के ऑफिस पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात विन से होती है। विन उसको कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? वो कहती है मैं यहाँ पर तुमसे नहीं तुम्हारे बॉस से बात करने के लिए आई हूँ, जिसने मेरे डैड के कंपनी में शेयर होल्डर होने का फ़ायदा उठाया है। हेम ऐसा भी कुछ कर सकता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। तो वेनु से कहता है अगर तुम सब कुछ जानती हो तो फिर यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी तुम्हें किसी ने अगर मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। वो कहती है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे बात करने का शौक है? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और वो गुस्से से जा रही होती है, तभी मीना का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। बट फिर उसे राइट टाइम पर बचाकर कहता है तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे बॉस को डांटो। इतने में लेना जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है, तो झटके से विन उसे नीचे छोड़ देता है। मीना को वो उठाती है और कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? और वो फिर विन से कहती है ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? तुम आखिर उसे इतना ज़्यादा डरा क्यों रहे हो? फिर वो विन के करीब जाकर कहती है शी इज़ सो क्यूट विन, अगर तुम इससे अकेले में और बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वैसे भी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देखो देखो ज़रा, कितना शर्मा रहे हो तुम। उसके बाद लिन मीना के पास जाकर उससे कहती है तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, बिकॉज विन की अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस इसीलिए इसे विमेन से बात करने का तरीका नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड जल्दी से बन जाए ना तो ये वुमेन की रिस्पेक्ट करने लगेगा। अब क्योंकि लिन जो है मीना की साइड ले रही होती है तो मीना उसे टीज करती है। विन समझ जाता है कि लीना को गलतफहमी हो गई है और वो हम दोनों के बारे में कुछ और ही सोच रही है, इसीलिए वो चुपचाप रहता है। अगले सीन में हम मनी को देखते हैं जो कि हेम की मदर से एक रिजॉर्ट में मिलती है। मॉम उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो वो कहती है देखिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और मेरे डैड भी। लेकिन मॉम कहती है कि तुम मेरी हेल्प भला क्यों करना चाहती हो? तो वो कहती है मैं आपके बेटे हेम से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी उससे बहुत जल्द शादी हो जाए। अब क्योंकि आप उसकी मदर हैं और लिन उसकी सिस्टर है, तो अगर आप दोनों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी मुझे बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेगा और बस इसीलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। देन हम हेम को देखते हैं जो कि रोबोट को देखकर अपने पास्ट में डैड के बारे में सोच रहा होता है। जब डैड ने उसे समझाया था कि ज़िंदगी तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगी जहाँ जो काम तुम करोगे वो किसी और को पसंद नहीं होगा, उसमें तुम्हारे चाहने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल को पत्थर जैसे मजबूत रखकर उस काम को कंटिन्यू करना होगा। इसीलिए हमेशा हिम्मत रखना। अगले सीन में हम मीना को देखते हैं जो निट के राइडिंग पार्क के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, जहां निट अपने इंटरव्यू में सबको बताती है कि इस बार उसने अपने राइडिंग ट्रिप पर 4 लोगों पर 1 लोगों की ट्रिप को फ्री रखा है एंड आपको फैमिली के ऊपर 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब उसका ये इंटरव्यू हर कोई देख रहा होता है, हेम भी देख रहा होता है। तभी विन उसके पास आकर कहता है कि आप देख रहे हो, अगर उसने बहुत जल्द सारे शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर लिया तो फिर उसका राइडिंग पार्क आपसे वॉक करने लगेगा। बट हेम कहता है वो कितने भी कस्टमर्स को कन्विंस कर ले उसके राइडिंग पार्क में आने के लिए, लेकिन वो जितना आसान समझ रही है बिजनेस करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बिजनेस के हथकंडों को मैं भी जानता हूँ। देन हम नीट को देखते हैं जो अपने मोबाइल पर देखती है कि एक बार फिर से हेम ने उसके राइडिंग पार्क के अगेंस्ट में जो है बैड गाइडलाइंस का यूज़ किया है। अब मनी भी जब ये न्यूज़ देखती है तो अपने डैड को जाकर बताती है डैड, सोशल मीडिया पर फिर से किसी ने नीट के राइडिंग पार्क के बारे में कहा है कि उसकी सारी मशीनें ख़राब है और अब वो सही से वॉक नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ ट्रिप पर आने से पहले एक बार अपनी जान के बारे में सोच लीजिएगा। नेट परेशान होती है कि अब कोई भी राइडिंग पार्क में नहीं आएगा। मीना उससे कहती है अब तुम क्या करोगी निट, और पता नहीं वो घटिया इंसान कौन है जो ये सब कुछ बैड गाइडलाइंस यूज़ कर रहा है। अब निट तो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, तभी मीना उसे रोककर कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है क्या तुम नहीं जानती ये सारा काम उस घटिया इंसान हेम का है, वही मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो मुझसे मेरा राइडिंग पार्क छीन सके। आज मैं उस घमंडी इंसान की अकल को ठिकाने लगा कर ही रखूंगी, क्योंकि उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। इवन अगर वो मुझे मिल गया ना तो उसकी जान ले लूंगी। तभी हेम वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं तो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ और देखोगी नहीं कि मैं यहाँ पर किसके साथ आया हूँ। मैं यहाँ लिम के साथ आया हूँ। लिम नेट से कहता है एक्चुअली तुम्हारे राइडिंग पार्क में मेरा घूमने का दिल चाह रहा था, इसीलिए मैं अपने साथ हेम और विन को लेकर आया हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या तुम हमारा वेलकम करोगी ना? अब लिम को देखकर निट किसी भी तरीके से अपना गुस्सा शांत करती है और फिर कहती है कि देखो लिम, मेरा राइडिंग पार्क हर किसी के वेलकम के लिए तैयार होता है। अब हेम निट से कहता है बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम्हारे राइडिंग पार्क की सारी मशीनें ख़राब हो चुकी हैं और उन्हें तुम्हें न्यू लाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि सारे गेम्स अच्छे से प्ले नहीं हो रहे हैं ना। वो कहती तुम्हें किसने कहा?
वो तो सोशल मीडिया पर कुछ पागल लोग होते हैं जो दूसरों के बिजनेस को देखकर जलते हैं और उनके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी गलत अफवाहें डाल देते हैं। हेम कहता है, तो क्या मशीनें अच्छे से वर्क कर रही हैं? वो कहती है, हाँ, तुम गेम को प्ले करके देख सकते हो और इवन मैं तो चाहती हूँ कि तुम प्ले करो ताकि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। अब लिम कहता है, हाँ हाँ, हमें गेम्स खेलने चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेट सारे लोगों को अपनी मशीन पर गेम प्ले करवाती है। अब जैसे ही हेम खेलने जा रहा होता है तो वो नेट से कहता है, ये सही से वर्क करेगा ना? नेट कहती है, अगर वर्क नहीं भी किया तो तुम मर नहीं जाओगे। और उसके बाद वो उन्हें राइडिंग भी करवाती है। राइडिंग के दौरान ही मीना को वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि उसे चक्कर आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि नेट और हेम जो है एक बड़ी सी राइडिंग पर बैठे हुए होते हैं। राइडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन इस बीच जो है अब नेट भी डर रही होती है। तभी हेम उसे कहता है, क्या तुम डर रही हो? वो कहती, नहीं तो, मैंने कब तुमसे कहा कि मैं डर रही हूँ? वो कहता है, तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तुम्हें तो रिस्क लेना पड़ेगा मेरे साथ। और वो उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है। तो क्लोजनेस की वजह से वो उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे करीब नहीं आ सकते हो। हेम कहता है, तुम जीतने के लिए मेरे अगेंस्ट आ सकती हो और मैं तुम्हारी क्लोज भी नहीं। और वो उसे किस कर लेता है। अब जैसे ही वो किस करता है तो वो उसे दूर हटाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और फिर वो शाय फील करने लगती है। देन वो राइडिंग से निकल कर भी चली जाती है, जहाँ वो हेम को बुरा भला बोल रही थी। तभी एक लेडी व्हील चेयर पर उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाती है क्योंकि उसकी बेटी पानी में डूब रही होती है। अब नेट बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगाकर उस लड़की की जान को बचाती है। लेकिन जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसका पैर पानी में किसी चीज़ से फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है। फिर हम पानी में ही हेम की एंट्री को देखते हैं। वो उसकी जान बचाता है और उसे किसी तरह पानी से बाहर लेकर आता है। नेट तो पूरे होश में नहीं थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो फिर वो देखती है कि उसके गले में रोबोट वाला वही पेंडेंट है। और इतना देखते ही वो बेहोश हो जाती है। उसे हेम की शक्ल बिल्कुल याद नहीं होती और वो बस इतना कहती है, रोबोट बॉय, और फिर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में होती है। उसकी बहन उसे कहती है, भला हो उस इंसान का जिसने तुम्हें डूबने से बचा लिया। लेकिन उसके दिमाग में तो रोबोट बॉय ही चल रहा होता है और वो डायरेक्ट अपने बेड से उठकर बाहर आ जाती है उसे ढूंढने के लिए। उसे क्लियरली तो कोई चीज़ याद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपने रोबोट बॉय को ढूंढ रही होती है। उसे सामने हेम दिख जाता है और वो पीछे से उसे फॉलो करने लगती है, ये सोचकर कि वो उसका रोबोट बॉय है। लेकिन हेम बिल्कुल भी पीछे पलट कर नहीं देखता और अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अब उसके पीछे मीना और बो आते हैं उसे लेने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट वो कहती है कि एक बार फिर से मेरे रोबोट बॉय ने मेरी दोबारा से ज़िंदगी बचाई, एक बार बचपन में और एक बार अब। लेकिन क्या वो हेम था जिसने मुझे बचाया और मेरा रोबोट बॉय भी, क्योंकि मैंने उसके गले में सेम वही पेंडेंट देखा। अब हम देखते हैं कि पास्ट के सीन में जब हेम ने उसे बचाया था तो नेट ने उसे अपनी मॉम के बारे में बताया था कि उसकी मॉम जो है अब इस दुनिया में नहीं है और वो गॉड से अपनी मॉम को मांग रही है। हेम उसे बताता है कि तुम्हारी जो मॉम है वो अभी तुम्हारे पास है और तुम्हारे दिल में, इसलिए तुम्हें अब आगे से रोना नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है। तो बताओ, क्या तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल बनोगी ना? नेट हाँ बोलती है और उसके बाद पूछती है, बताओ अब तुम मुझे वापस से कब मिलोगे? वो कहता है, अभी तो नहीं, क्योंकि मैं स्टडी के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि बड़ा होकर मैं तुमसे एक बार ज़रूर मिलूंगा। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। वो अब भी बहुत रो रही होती है। दूसरी तरफ हम हेम को देखते हैं जो कि अपने उस रोबोट पैंडन को देखकर यही कहता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और पास्ट में उसने मिरर में उसे देख लिया था, लेकिन जानबूझकर वो अपनी कार में बैठकर चला आता है। और वो कहता है, वक्त जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, इसीलिए ऐसा होना ही हमारे लिए बेहतर है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बार फिर से नीट को देखते हैं जो कि यही कह रही होती है कि एक बार उसने मेरी जान बचाई। लेकिन क्या वो सच में हेम था? क्योंकि हेम के गले में सेम पेंडेंट था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट बॉय कोई और नहीं बल्कि हेम है। बॉस से कह दिए, तो फिर अब तुम क्या करोगी? क्या तुम उसे सच बता दोगी कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और वो तुम्हारा रोबोट बॉय है? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इवन मैं भी ये नहीं जानती कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ। इसी के साथ उसे हेम पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि मैं उससे नफरत करती हूँ, तो भला मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बता सकती हूँ। नॉक के डैड यही चाहते थे कि नॉक जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने डैड से छूट कहा था कि उसने एन से शादी की है और एन उसका हस्बैंड है। हालांकि एन सिर्फ उसकी मदद कर रहा था क्योंकि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब एन जो है वो खुद नॉक से कहता है कि वो नीट को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर नॉक को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि नॉक जो है वो धीरे धीरे एन से प्यार करने लगी थी
और जब वो उससे नीट के बारे में बात करता है तो उसे जेलसी होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बहन थी, इसीलिए वो बात को किसी न किसी तरीके से समझने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नीट का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा था, इसीलिए वो रोबोट बॉय वाली पेंटिंग को जो है एक कपड़े से अच्छी तरीके से कवर करके अपने बेड के नीचे रख देती है, ताकि वो अब हेम को दोबारा याद न कर सके। साथ ही वो बहुत अपसेट होती है। नेक्स्ट डे नीट अपने राइडिंग पार्क के ब्राउचर्स को 50% डिस्काउंट के साथ पब्लिक में बांट रही होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ। अब ये न्यूज़ विन जो है हेम को दिखा देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने अगर अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर लिया तो आपको तो लैंड मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हेम उसे कहता है कि सब कुछ ठीक करने वाला मैं हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। नीट के पास अब बहुत ही कम ब्राउचर बचे हुए थे, तो बॉस से कॉल करके पूछती है क्या मैं और ब्राउचर लेकर आ जाऊँ। वो कहती है हाँ ठीक है, लेकर आ जाओ। अब जब वो उसके रूम में जाती है ब्राउचर को लेने के लिए, तो उसके हाथ से सारे ब्राउचर नीचे गिर जाते हैं, तो वो उन्हें कलेक्ट करने लगती है। अब ब्राउचर जो है टेबल के नीचे गिरे थे, और वहीं पर लेटर ऑफ प्रॉक्सी भी होता है जो कि नीट के डैड ने साइन किया था उसके अंकल को देने के लिए। तभी उसके हाथ वो भी लग जाता है और वो सब कुछ पढ़कर समझ जाती है। और फिर वो कहती है अंकल ने ये पेपर साइन किया है, और वो भी नीट के अंकल के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। देन हम देखते हैं कि नीट के जितने भी वर्कर होते हैं वो भी उस ब्राउचर को यहाँ वहाँ बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ के कुछ गुंडे जो है उन पर अटैक कर देते हैं, ये कहकर कि तुम यहाँ पर नहीं बांट सकते हो ब्राउचर। बट नीट कहती है कि ये पब्लिक प्लेस है, इसीलिए हम बांट सकते हैं। बट वो लोग गुंडे होते हैं, वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, और फिर वो उन्हें कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन नीट कहती है कि ये पब्लिक प्लेस है और आप हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन वो गुंडे तो नीट को ही पकड़ लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। इवन एक गुंडे ने तो नाइफ भी निकाल लिया था, और वो ज़बरदस्ती नीट को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी एंट्री होती है थॉमन की। वो उन गुंडों को अच्छी खासी सबक सिखाता है और उसके बाद वहाँ से उन्हें भगा देता है। थॉमन के इस बिहेव से तो एक बार फिर से नीट बहुत इम्प्रेस हो गई थी। थॉमन कहता है नीट तुम्हारे हाथों पर तो चोट लग गई है, और वो उस पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है। बट तभी नीट भी कहती है तुम्हें भी तो फोरहेड पर चोट लगी है। थॉमन कहता है शायद फाइटिंग के बीच में लग गई होगी। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं उस पर ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। थॉमन जिस तरह नीट को ट्रीट करता है उससे साफ जाहिर होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। इवन अब तो उसे नीट के साथ टाइम स्पेंड करने में भी बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ऑइंटमेंट लगा ही रही होती है। तभी एंट्री होती है बॉ की, जो उन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी जेलसी फील करती है, क्योंकि बॉ खुद थॉमन से बहुत प्यार करती है और वो उसे किसी और लड़की के साथ देखना भी पसंद नहीं करती है। नेट थॉमन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हेम ने ज़रूर किया होगा। वो कहता है नहीं, हेम इतनी चीप हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसे तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग करनी होगी तो वो बड़ा प्लान करेगा। ऐसी छोटी मोटी हरकत करना उसकी आदत नहीं है। वो कहती है अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। अब थॉमन वहाँ से जा रहा होता है, तभी बॉस के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम सच में उसे लाइक करने लगे हो। वो कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं किसी को पसंद करूं या ना करूं उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अब नीट उसके पास आती है और कहती है बॉ तुम थॉमन को कैसे जानती हो, मैंने अभी देखा कि तुम उससे बातें कर रही थी। वो कहती है क्या सिर्फ तुम ही थॉमन को जान सकती हो, क्या सिर्फ तुम ही उसके साथ बात कर सकती हो। वो कहती है तुम ऐसे मेरे साथ क्यों बात कर रही हो, मैंने तो बस तुम्हें पहले उसके साथ कभी देखा नहीं, बस जस्ट इसीलिए पूछ लिया। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे ब्राउचर्स को लेकर आ चुकी हूँ, तुम ये लो और मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। नेट बॉस से पूछती है ये तुम्हारे हाथ में क्या है, लेकिन वो उसे नहीं बताती कि ये लेटर ऑफ प्रॉक्सी है, और कहती है बस ऐसे ही कुछ मेरे ज़रूरी काम के पेपर हैं, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब नेट जब घर पहुँचती है तो आज उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ अपनी बहन और एन से शेयर करती है, और साथ ही बताती है कि उसे थॉमन ने करेक्ट टाइम पर बचा लिया। वो कहती है तुम्हें किसी पर शक है क्या। वो कहती है मुझे तो लगा कि हेम ने करवाया होगा, पर थॉमन ने कहा कि वो ये नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम मनी को देखते हैं, जो अपने डैड की सेक्रेटरी से कहती है कि बताओ गुंडों ने अपना काम खत्म कर दिया ना, उन लोगों ने नेट को मार दिया ना। तो सेक्रेटरी कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लोग अपना काम कर ही रहे थे, बट थॉमन ने पहुंचकर उन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाकर वहां से भगा दिया। अब वो अपना सारा गुस्सा सेक्रेटरी पर निकाल कर कहती है कि आखिर वो मेरा भाई है और जाकर वो नीट की हेल्प क्यों कर रहा है। अब थॉमन जैसे ही घर पहुंचता है तो मनी उसे कहती है आखिर तुम मेरे मैटर में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, थॉमन तुम इन सबसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो थॉमन उसे कहता है तुम अपने थर्ड क्लास आइडियाज नीट पर क्यों यूज कर रही हो, तुम्हारे उससे भला क्या दुश्मनी है। वो कहती है तुम मेरे भाई होकर उसकी साइड ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। थॉमन कहता है कि तुम जब भी उसे मारने की कोशिश करोगी मैं हमेशा उसे तुमसे बचा लूंगा। अब वो गुस्से में अपने भाई को एक थप्पड़ मार देती है। थॉमन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बार बार मारती रहोगी। वो कहती है भूलो मत कि तुम डैड के मिस्ट्रेस के बेटे हो, कोई मेरे सगे भाई नहीं। इतने में डैड भी आ जाते हैं और डैड उल्टा जो है
वो थॉमन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। एवं वो तो उसे ये कहते हैं कि तुमसे एक काम कहा था कि हेम से जीत जाओ, तुमसे वो भी नहीं हुआ। आखिर तुम कब काम आओगे? क्या हमेशा निकम्मे की तरह ही रह जाओगे? थॉमन को तो अपने डैड पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि उसे मनी को बोलना चाहिए और वो उल्टा उसे ही बातें सुना रहे हैं। वो कहते हैं डैड आप कुछ भी कर लीजिए, मैं हमेशा अपनी वाली ही करूँगा। बट डैड कहते हैं भूलो मत कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो मैं चाहूँगा वही तुम करोगे। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम निट को राइडिंग करते हुए देखते हैं। तभी हेम उसकी बाइसाइकिल पर आकर बैठ जाता है और उसे कहता है आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है थॉमन से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगी हो। उसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना बढ़ गया है। वो कहती है आखिर तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं कब कहाँ और किसके साथ हूँ? वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में मिनट मिनट की खबर है। अगले दिन में हम बॉ को देखते हैं जो कि थॉमन और निट के बारे में सोच रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे से आखिर इतनी क्लोज क्यों है। तभी निट वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम ज़रूरी काम कर रही हो? बॉ कहती है नहीं नहीं मैं कोई ज़रूरी काम तो नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ। तभी निट उससे कहती है आजकल तुम काफ़ी बदली बदली सी नजर आ रही हो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? वो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उसे लेटर ऑफ प्रॉक्सी देने ही जा रही होती है, लेकिन इतने में ही निट को थॉमन का कॉल आ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है और फिर वो जो है उन लोगों से जलने लगती है और वो पेपर देने की बजाय वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम बॉ को एक बार में देखते हैं जहाँ उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और कॉल करके वो मीना को बुलाती है ताकि वो उसे घर ले जाए। मीना को बार में विन ने देख लिया था और वो सोचता है कि ये भला यहाँ पर क्या कर रही है। अब मीना जब बॉ को उठाती है तो वो देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है। इवन वो तो बड़बड़ा रही होती है उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है, मैं उसे पसंद करती थी बट वो बीच में आ गई। अब बॉस से कहती है तुम किसे पसंद करती थी और कौन बीच में आ गया? लेकिन वो तो बेहोश हो जाती है और कुछ भी सही से बता नहीं पाती है। अब मीना उसे किसी तरह से बाहर से बाहर लेकर आती है और एक जगह पर लिटाकर कहती है तुम यहीं पर रुकना और कहीं मत जाना जब तक मैं टैक्सी लेकर आना जाऊं। अब विन भी बाहर से बाहर निकलता है तो देख लेता है कि मीना यहाँ पर किसी के साथ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब मीना जाती है तो बॉ ने ड्रंक होने का नाटक कर रखा था। वो किसी को कॉल करके बुलाती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब मीना जब टैक्सी लेकर आती है तो देखती है कि बॉ वहां पर नहीं है तो वो उसे कॉल करने लगती है। लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। देन वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। विन ने दूर से ये सब कुछ देख लिया था इसलिए वो डायरेक्ट मीना की जान बचाने के लिए आता है और उन गुंडों की अच्छी खासी बैंड बचाता है और उसके बाद उन्हें भगाकर मीना को उठाता है और फिर कहता है तुम ठीक तो हो ना? मीना बहुत रो रही होती है तो विन उसे हक करके तसल्ली दे रहा होता है। सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लिम की एंट्री होती है। लिम काफी अपसेट नजर आ रहा होता है। वो नीट से कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी नीट, बट अब मैं तुम्हारे राइडिंग पार्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। नीट की सुनकर बहुत शॉक्ड होती है और वो उससे इसकी वजह पूछती है तो लिम बताता है कि मेरे डैड दुबई में अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। इवन जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं भी बहुत शौक में था, पर मैं डैड की बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। इवन डैड ने तो मुझे ये तक बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि हेम कितना बड़ा बिजनेसमैन है और ये प्रोजेक्ट मुझे उसके पार्टनर बनने पर ही मिलेगा और हम दोनों न्यू प्रोजेक्ट जब दुबई में लॉन्च करेंगे तो इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। मैं डैड की बातों को इनकार नहीं कर सकता हूँ। लिम की ऐसी बातों को सुनकर निट तो काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन लिम जो है वो नोक से कह रहा होता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ निट के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। नोक उसे कहती है मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकती हूँ, लेकिन निट को इस वक्त काफ़ी बुरा लगा है। अब निट हेम की पुरानी बातों को याद करती है जब उसने उसे कहा था कि वक्त बराबर का नहीं होता है, तुम एक दिन जरूर हारोगी और मेरे अगेंस्ट में कभी नहीं जीत पाओगी। वो सोचती है हेम तुमने मुझे हरा दिया, आखिर तुम उस चीज को पाने के लिए इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम कैसे इंसान हो? नाइट के सीन में हेम निट के घर पर पहुंचता है, लेकिन तभी वो बाहर से ही देखता है कि उसके घर में दो चोर जा रहे हैं, बल्कि एक थीफ जो होता है उसके हाथ में नाइफ भी होती है। वही नीट अपना काम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, बट जब वो देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। उसे लगता है कि ये मेरा भ्रम है। वहीं हम देखते हैं कि उस थीफ को जो है हेम ने चाकू से अपने निशाने पर रखा था और उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें भेजा है। दूसरी तरफ हम नोक को देखते हैं, उसके पास दूसरा थीफ पहुंच चुका होता है और वो उसे पूरी तरह से डराने धमकाने लगता है। वो कहती है प्लीज चले जाओ, लेकिन वो तो उसे पकड़ लेता है। अब उसकी चीख की आवाज को सुनकर निट को समझ में आ जाता है कि उसकी बहन खतरे में है। अब निट जैसे ही अपनी बहन के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक चोर ने उसकी गर्दन पकड़कर उस पर चाकू रखने की कोशिश की है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। निट उसे कहती है कि मेरी बहन को छोड़ दो, बट वो चोर उससे कहता है कि अपने सेफ को खोलो और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मुझे दे दो। निट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चोर मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहा है, लेकिन वो तो सेफ खोलना स्टार्ट कर देती है।
नोक कह रही होती है कि प्लीज़ मत खोलो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मत दो, लेकिन वो अपनी बहन की जान की वजह से सेफ खोलकर उसके सामने डॉक्यूमेंट्स रख देती है। अब चोर तो डॉक्यूमेंट्स को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी नोक जो होती है वो निट के पास चली जाती है और निट उस चोर को लैंप से मारने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिम आ जाता है और उस चोर को शूट कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि लिम ने उस चोर को शूट किया है, बट बाहर से एक्चुअल में हेम ने उसे शूट किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हेम वहाँ से चला जाता है। अब निट को तो ये लगता था कि लिम ने उस चोर को शूट किया है। इतने में ही नो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हाइपर हो जाती है, बिकॉज उसे दिल की बीमारी थी। अगले सीन में निट और लिम उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसकी चेकअप कराते हैं। चेकअप के थ्रू एन उसे बताता है कि इसकी कंडीशन हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई है, और ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है या डर जाता है। लेकिन हाँ, तुम्हें इसका बराबर से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है और मैं इसे डिस्चार्ज भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा बढ़ जाना जान का खतरा बन सकता है। अब लिम जो है वो निट को तसल्ली दे रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निट उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम बराबर टाइम पर आ गए, वरना उस हेम ने तो मेरी बहन की जान ही ले लेनी थी। वो कहती है हाँ, ये सब कुछ ज़रूर हेम का किया धरा होगा। अब लिम कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसे पास्ट में देख लिया था कि हेम ने ही वो गोली चलाई थी, बट वो निट को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। अब लिम जो है फ्रेश होने के लिए थोड़ा हॉस्पिटल के वॉशरूम को यूज़ करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात हेम से हो जाती है। वो हेम से कहता है तुम ये सब कुछ करके आखिर निट की नज़रों में बुरा क्यों बनना चाहते हो? क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो? क्या तुम शैतान बनना चाहते हो उसकी नज़रों में? लेकिन हिम तो उसकी बातों का आंसर रिप्लाई ही नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब कुछ निट के अंकल का किया धरा होता है और वो अपने सेक्रेटरी को मारकर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे गुंडे एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। आखिर मैं तुम्हें किस बात के पैसे देता हूँ? लेकिन तभी जो है वहाँ पर मनी भी आ जाती है और वो भी डैड के साथ सेक्रेटरी को बुरा भला कहने लग जाती है कि इन सब से तो कोई काम नहीं होने वाला। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब नौक को होश आ चुका होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए लिम को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने बेहोशी से पहले देख लिया था कि लिम ने उस बंदे को शूट किया है। देन हम मीना को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहाँ वो अपने सामने विन को देख लेती है और सोचती है मैं जहाँ जाती हूँ ये बंदा वहीं पहुँच जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे सीक्रेटली लव करने लगा है। वो विन के पास जाकर इवन कह भी देती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उसे बताता है मैं यहाँ पर जस्ट शॉपिंग के लिए आया था, और इस तरह दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेम जो है वो नीट के पास पहुंच चुका है, जहाँ नीट उसे चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन की जान चली जाती तो क्या होता। तो वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। नीट उसे सारी सिचुएशन बताती है। वो कहता है तुम्हें हर बार यही लगता है कि मैं तुम्हारे हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और एक बार फिर से समझा रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत किया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनमें से ही तुम्हारा दुश्मन हो। अब हम बॉ को देखते हैं जो उन लोगों की वीडियो बना रही होती है, लेकिन तभी निट उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारा किया धरा था। लेकिन हेम उसे गुस्से से कहता है मेरी बात को गौर से सुनो, मैंने क्या कहा? कोई कितना भी अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसके इंटेंशन तुम कभी नहीं जान पाओगे। देन हम नॉक को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। हेम के पास मिस्टर ली नाम का एक आदमी आता है, जो कि उसे बताता है कि विन तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है और तुम्हारी कंपनी से बहुत सारे पैसे हट रहा है। विन कहता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि हेम पास्ट का सीन सोचता है, जहाँ पर मिस्टर ली उससे पहले भी एक बार मिल चुका था और वो विन के खिलाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लाया हुआ था। हेम कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं कि विन मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है और मेरे ही पैसों को ऐंठ रहा है। तो ली कहता है मेरे लाए हुए हर डॉक्यूमेंट विन के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली तुम जिस लैंड को खरीदने गए थे और उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें विन दे रहा था, वो सब कुछ उसने गलत बताया था तुम्हें, और उसने सोचा कि ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है और उसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। लेकिन विन तो चीख चीख कर कह रहा होता है कि मिस्टर ली झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी हेम वो डॉक्यूमेंट विन के मुंह पर मारकर कहता है तुम मुझसे अगर प्यार से पैसे मांगते तो मैं तो तुम्हें हंसते हंसते दे देता, मैं तुम्हें अपना भाई समझता था और तुमने मेरे साथ ही गद्दारी की। ये डॉक्यूमेंट तुम खुद देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, इसीलिए आज से मैं तुम्हें अपनी जॉब से फायर करता हूँ। लिन भी ये सब कुछ सुन रही होती है, बट वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। अब हेम जो होता है वो कहता है कि तुम आज से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तो नहीं भेजूंगा, लेकिन अपनी जॉब से फायर करूंगा। विन की कही हुई एक भी बातों पर हेम ने भरोसा नहीं किया। अब जैसे ही विन वहां से निकलता है तो थॉमन उसके पास आकर कहता है ओ माय गॉड, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है तुम बेरोजगार हो गए हो और तुम्हें कंपनी से भी निकाल दिया गया है। वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है। तो थॉमन कहता है कोई बात नहीं, इस वक्त तुम बहुत अपसेट हो ना,
वो कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, मेरे लिए ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो हेम तो तुम्हें सिर्फ यूज़ करना चाहता था। उसने तुम्हें यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, और जब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तो उसने तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल फेंका। मेरी बात मानो, मेरे फ्रेंड बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे। लेकिन विन कहता है, तुम कितने घटिया इंसान हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं बुरे। वो कहता है, एवन मैं तुम्हारे बॉस जैसा तो नहीं हूँ, कम से कम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, दुश्मनी का तो नहीं। विन कहता है, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, चुपचाप मेरे सामने से चले जाओ। विन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन थॉमन अब भी काफ़ी गुस्से में लग रहा था। विन को बहुत बड़ा झटका लगा था, इसीलिए उसने बार में आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। मीना उसे देख लेती है तो वो उसे संभालती है और सोचती है, आज इसने ड्रिंक क्यों कर लिया। वो उसे कहता है, ओह तो तुम आ गई मुझे बचाने के लिए। उसने मेरी कही हुई किसी बात पर भी यकीन नहीं किया। मीना उससे पूछने चाह रही होती है, लेकिन वो ड्रिंक की वजह से कुछ नहीं बोल पाता है, और इस तरह वो उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। एंड देन वो उसी के ऊपर ही गिर जाता है। मीना उसे किसी तरह संभालती है, और बस इसी तरह इन दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। मीना उसे एक सोफे पर लिटा देती है, बट वो तो ड्रिंक की हालत में था, और वो कुछ भी समझने या समझाने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो तो बस हेम के बारे में ही सोच रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो कि हेम के पास आकर कहती है, भाई आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ, मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हेम उसे कहता है कि तुम क्या मांगना चाहती हो, बोलो। वो कहती है, भाई मैं चाहती हूँ कि आप विन को दोबारा से जॉब पर रख लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है। तभी मॉम आती है और वो पूछने लगती है। लिन उन्हें सारी बातें बता देती है। तो मॉम कहती है, हेम मुझे ऐसा लगता है कि विन को समझने में तुम्हें ज़रूर कोई गलती हो गई होगी। वो तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इवन तुमने उसके साथ बचपन से स्टडी किया है। मुझे लगता है एक बार तुम्हें उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। विन को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था, इसीलिए वो चैट के थ्रू मीना से बातें करने लगता है। मीना को भी उससे बातें करके काफ़ी एक्साइटमेंट महसूस होती है, और वो भी उससे हंसी खुशी बातें करने लगती है। दूसरी तरफ हम निट के अंकल को देखते हैं, जिनके पास निट के डैड की पावर ऑफ अटर्नी भी होती है। अब जैसे ही मनी आती है और वो पूछती है कि डैड आपके हाथ में ये क्या है, तो वो कहते हैं, ये नेट के डैड की पावर ऑफ अटर्नी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉक्सी ऑफ लेटर नहीं है। वो कहती है, डैड प्लीज़ अब छोड़ो ना इन सब बातों को। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देन हम अगले सीन में देखते हैं कि मीना विन को लेकर नेट के घर पर आई हुई होती है। अब नेट तो उसे देखकर शॉक्ड होती है कि ये भला उसके घर पर क्यों आया है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो विन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, और वो भी हेम को हराने में। मीना उसे हेम के बारे में सारी सिचुएशन बताती है कि उसने इसकी बातों पर यकीन न करके इसे जॉब से भी फायर कर दिया है। वो कहता है कि उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, आज तक मैंने उससे वफादारी निभाई, और उसे मेरी वफादारी पर शक है। कल के आए हुए किसी ली नाम के बंदे पर उसे यकीन है, और मुझ पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मीना कहती है कि हेम बहुत बुरा इंसान है, एवन उसने तो इसके साथ कोई रहम नहीं किया। वो कहता है, मैं हेम के खिलाफ अब तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। लेकिन निट कहती है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ। वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम हेम को देखते हैं, जो कि कंटिन्यू लैपटॉप में निट की फोटो को देख रहा होता है। देन हम अगले सीन में निट को देखते हैं, जो कि मीना को टीज कर रही होती है। वो उसे कहती है, मैंने तुम्हें विन के साथ देखा, तुम काफी खुश नजर आ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। मीना उसे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फालतू में ही मुझे टीज कर रही हो। दूसरी तरफ हम थॉमन को लिन के साथ देखते हैं, जो कि उसके साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा होता है। लेकिन बेचारी लिन, उसे तो पता ही नहीं होता है कि थॉमन सिर्फ हेम के खिलाफ उसे एक वीक पॉइंट समझकर यूज़ कर रहा था, और वो उसके साथ काफ़ी खुश लग रही थी। इवन वो तो उससे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन थॉमन तो सिर्फ उसे हेम के खिलाफ यूज़ ही कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो निट होती है वो विन के साथ होती है, और वो दोनों खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियां बेक हो चुकी थी, और वो भी हेम के खिलाफ। निट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। विन कहता है कि अब हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और उस हेम को हरा देंगे। इतने में ही हेम उससे आकर टकरा जाता है। निट उसे देखे बिना सॉरी बोलती है, बट जब वो देखती है हेम तो कहती है, ओह शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब हेम जब देखता है कि निट और विन एक साथ हैं तो उसे काफ़ी जेलसी भी फील होती है, और वो कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। वो कहती है, मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है, और मैं भला तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस विन को अपना शेयर होल्डर बना रही हो, तुम और कर भी क्या सकती हो, तुम में कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं है। और विन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसकी मदद कर पाओगे। विन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों अब एक हैं। ये देखकर उसे काफ़ी जेलसी फील होती है कि नेट का हाथ किसी और के हाथ में है। नेट कहती है
तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बिजनेस कर पाओगे, हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं? हेम कहता है, विन तुम इसकी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। देखना एक दिन हार मान के खुद ही पीछे हट जाओगे। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हेम के जाने के बाद निट विन से कहती है, तुम सचमुच मेरी हेल्प करना चाहते हो ना? विन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो कहती है, ओह ठीक है, मैं इसलिए तुमसे पूछ रही थी क्योंकि मेरा तुम पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। और ये चीज़ उसे थॉमन ने कहा था। फिर वो कहती है, तुमने हेम के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे बॉस का भी यही रूल है कि अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट मत करो, चाहे वो कितने भी अच्छे हों। विन कहता है कि मैं जानता हूँ सब कुछ और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बॉ थॉमन को अपना बनाने के लिए उसके डैड से अब हाथ मिला चुकी थी। अब मनी के डैड उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि विन को हेम ने उसकी जॉब से फायर कर दिया है। मनी कहती है, डैड कहीं इसमें भी आपके बेटे थॉमन की कोई करतूत तो नहीं है जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट हो चुकी है? अब डैड बॉ से कहते हैं कि तुम नेट के पास जाकर वहाँ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो हमें समय पर बताते रहना। अब मनी बॉ से जल्दी थी इसलिए वो बॉ को कहती है, अगर तुम्हारा सब कुछ हो गया है तो तुम अब जा सकती हो क्योंकि डैड ने तुम्हें अपना काम बता दिया है। अब अगले सीन में मनी हेम के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने विन को जॉब से फायर कर दिया है। अब वो तुम्हारे दुश्मन निट से जाकर मिल चुका है। कहीं उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान करके अपना राइडिंग पार्क बचा लिया तो? हेम कहता है, इतना आसान नहीं है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं जो कि निट से कह रहा होता है कि अगर हमें हेम को हराना है तो कल के इवेंट में हमें जाओ सियाओ कंपनी के सारे शेयर्स को खरीदना होगा। कल उनके शेयर्स को खरीदने के लिए हर कोई उस इवेंट में आएगा। लेकिन अगर हेम को मुंह बल गिराना है तो फिर वो शेयर्स हमें खरीदने होंगे। नेट कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शेयर्स खरीद सके। विन कहता है, तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। बॉ चुपके चुपके इन दोनों की पूरी प्लानिंग सुनने की कोशिश करती है ताकि वो नेट के डैड को इनकी प्लानिंग बता सके। अब विन जो है वो शेयर्स के रेटिंग के अप डाउन को चेक करता है और कहता है कि इवेंट में तो मैं चला जाऊंगा बट इन शेयर्स को खरीदने वाला कोई तो होना चाहिए। वो कहती है, हाँ कोई तो होना चाहिए। अब जब विन उसकी तरफ देखता है तो वो कहती, नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं शेयर्स नहीं खरीद सकती हूँ। वो कहता है, तुम परफेक्ट हो शेयर्स को खरीदने के लिए, इसीलिए तुम कल इवेंट में मेरे साथ चलोगी। वो उसे शॉपिंग मॉल में लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें इवेंट में ले जाने के लिए तुम्हारा लुक तो चेंज करना पड़ेगा ना। वो कहती है, यहाँ पर तो ड्रेसेस बहुत महंगे मिलते हैं, मैं वैसे भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती खींचता है कि रुक जाओ, बट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और शॉपिंग मॉल में मीना भी होती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। मीना डर रही थी कि कहीं विन उससे दूर ना हो जाए और निट के पास ना चला जाए। अब वो तो उसे सिर्फ कन्विंस कर रहा था कि वो इवेंट में जाए। फिर वो उसके लिए एक ड्रेस चूज़ करता है बट उस ड्रेस में निट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील करती है। वो कहती है, ये ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर विन कहता है, तो जाकर चेंज कर लो। वो दूसरे ड्रेस में आती है और कहती है, क्या ये ठीक है इवेंट के लिए? वो कहता है, ड्रेस तो ठीक है पर मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम एक काम करो चेंज करके आओ। वो कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं घर जा रही हूँ। वो कहता है, प्लीज़ एक बार मेरी बात मान जाओ। मीना उन लोगों को देख रही होती है। अब हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीना के साथ सारे मीडिया के लोग होते हैं। सबसे पहले इस इवेंट में थॉमन की एंट्री होती है और उसके बाद मीना और उसकी मॉम आते हैं और उसके बाद जिसे कन्विंस करना था वो एम प्लाजा के मालिक थे, उनकी एंट्री होती है। देन मनी भी अपने डैड के साथ आई हुई होती है। अब जैसे ही इस इवेंट में एक ग्लैमरस लुक लेकर निट एंट्री करती है तो सारे लोग उसे देखते हैं। इवन मीडिया के लोग तो उस पर लट्टू हो जाते हैं और डायरेक्ट कहते हैं, मैम क्या हम आपके साथ एक फ़ोटो ले सकते हैं? बट तभी हेम पीछे से आकर निट को पकड़ लेता है। निट उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। बट हेम उसे कहता है, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि मीडिया में कितने सारे लोग हैं और तुम इनके सामने कोई तमाशा बनाना चाहती हो क्या? निट तो चाह रही होती है अपना हाथ छुड़ा के, लेकिन वो हेम होता है जो ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेता है और जाने ही नहीं देता है। मीडिया के लोग तो उन लोगों की काफ़ी पिक्स निकाल रहे होते हैं ये सोच कर कि कहीं इनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है और ये दोनों काफ़ी क्यूट भी लग रहे हैं। निट को तो हेम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इतने में विन आ जाता है और विन हेम को कहता है, निट का हाथ छोड़ो, और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। निट का ये लुक देखकर हर कोई शॉक्ड होता है और साथ ही ये सोचते हैं कि निट आखिर क्या शेयर्स को खरीद पाएगी। अब उसके बाद हम विन को देखते हैं जो कि साइड में निट को लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो देखो, वो एम प्लाजा के मालिक हैं और तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है शेयर्स के लिए। थॉमन को बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है कि निट किसी और के साथ है क्योंकि भला वो अपने लव को किसी और के साथ कैसे देख सकता है। अब उसे क्या पता कि विन उसका सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड है। तभी वहाँ पर मीना भी आ जाती है। मीना विन से कहती है,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या तुम इतने बड़े शेयर्स को खरीद पाओगे? एवन तुम जानते हो कि कंपनी के हालात भी ठीक नहीं है। बट विन उसे कहता है, तुम हमारे काम में दखल अंदाजी मत दो। हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम एम प्लाजा के मालिक के पास जाओ और किसी तरह वहाँ से मनी और उसके डेट को हटाओ, ताकि ये उससे जाकर मिल सके और बात कर सके। वो उसे सब कुछ समझाता है। और जैसे ही वहाँ से निट जाती है तो थॉमन आकर विन से कहता है, ओह माय गॉड! अब तुम आए हो शेयर्स को खरीदने के लिए। तुम्हारे बॉस ने तो तुम्हें अपनी कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया। तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम खरीद पाओगे? तभी पीछे से लीन आ जाती है थॉमन से बात करने के लिए। विन उसे कहता है, शायद तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। थॉमन कहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है कि मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है और कौन नहीं। तो फिर विन कहता है, ये तुम्हारा भी मामला नहीं है कि मैं निट के साथ क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, इसीलिए तुम जा सकते हो। अगले सीन में हम नेट और विन को एम प्लाजा के मालिक के पास देखते हैं, जहां वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एम प्लाजा के मालिक नेट को कहते हैं कि तुम्हारे डैड से मेरी अच्छी खासी पहचान है। एवन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर मुझे उनकी बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। अब नेट भी कहती है कि हाँ, डैड आपके बारे में हमेशा से मुझसे बात करते थे कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। अब एम प्लाजा के मालिक को पार्टी थोड़ी फीकी फीकी लग रही थी, इसीलिए वो हेम से कहते हैं कि तुम पियानो प्ले करो। अब हेम को पियानो प्ले करना आता था बचपन से ही, लेकिन हमारी निट भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी वायलिन लेकर पहुंच जाती है। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे की कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये पार्टी बहुत ही रंगीन बन जाती है। दोनों का काम वहाँ के सारे लोगों को बहुत पसंद आता है और सारे लोग उन्हें ताली बजाकर अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हेम और निट जो है, एक दूसरे से टक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है। तभी हेम उसे पकड़ लेता है और फिर क्या, वो पूरे मीडिया के सामने उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। अब मीडिया के लोगों को तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल गई थी। सारे लोग ये किस देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। थॉमन को भी गुस्सा आ रहा होता है। बट मीडिया के लोग तो इनकी खूब फोटोज़ पे फोटोज़ क्लिक किए जा रहे थे। उन्हें तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब निट इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है कि वो चुपचाप भीड़ से निकलकर बाहर चली जाती है। अब मीडिया के लोग हेम से सवाल करते हैं कि आप निट को कब से डेट कर रहे हैं? क्या आप लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। अब जब इवेंट खत्म होता है तो मॉम घर आने पर सबसे पहले हेम से सवाल करती हैं कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई आखिर इतने बड़े इवेंट में किसी लड़की को ज़बरदस्ती किस करने की। हेम उससे कहता है, मॉम आप ये बात मुझसे कह रही हैं, डैड के ड्रीम को पूरा करने में वही लड़की मेरी रुकावट बन रही है। और अब तो हद ही हो गई मॉम। इवन वो तो एम प्लाजा के मालिक से उनके शेयर्स भी खरीदने आ चुकी है, जबकि जानती है कि मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। मॉम फिर भी यही कहती है कि तुम्हें एक लड़की को ज़बरदस्ती इस तरह नीलाम करके किस नहीं करना चाहिए था। ये गलत है तो गलत है। बट हेम तो अपनी मॉम को भी बातें सुना देता है, ये कहकर कि उसे अपने डैड के ड्रीम के आगे किसी की परवाह नहीं है। देन हम निट को देखते हैं। ज़बरदस्ती किसिंग की वजह से उसके लिप पर स्वेलिंग आ गई थी। वो कहती है, आखिर हेम ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तभी वो मोबाइल पर अपनी ही न्यूज़ को देखती है और कहती है, हेम कितना बेकार इंसान है, वो ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकता है। नॉक के पास विन आता है। नॉक विन से कहती है, तुमने देखा ज़बरदस्ती का नतीजा? तुम ज़बरदस्ती उसे इवेंट में ले गए और हेम ने उसके साथ क्या किया? उसका तमाशा बन गया है पूरा। इवन उसने अपने आप को सुबह से लॉक कर रखा है और डोर भी ओपन नहीं कर रही है। विन कहता है कि वो मेरा बॉस नहीं है और ना ही मुझे हेम से अब कोई हमदर्दी है। मैं खुद जाके एक बार निट से बात करता हूँ। अब जैसे ही वो निट के डोर के पास आता है तो वहाँ ऑलरेडी मीना और बॉ होते हैं। मीना उससे कहती है, तुम्हारा बॉस कितना घटिया है और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब विन उसकी बातों को इग्नोर करता है और डोर नॉक करके कहता है, दरवाज़ा खोलो निट, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कहती है, मैं बाहर नहीं आऊँगी, लेकिन फिर ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो बाहर आ जाती है। सारे लोग बहुत ही गौर से उसके लिप को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ओह माय गॉड, उसने शायद किसिंग बहुत ज़ोर से कर दिया है। इसकी वीडियो तो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वो कहती है, प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। विन निट से कहता है, कहीं हेम ने तुम्हारे साथ जानबूझकर इवेंट में तो ये हरकत नहीं की ताकि तुम्हें सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? अब वो मास्क लगा लेती है और कहती है, मैं उसके सामने झुकने वाली नहीं हूँ और हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बल्कि मैं उसका मुकाबला करूंगी। विन कहता है, ये हुई ना बात। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नीट बाहर जा रही होती है तो वॉइस पर गूगल और हैट लगाकर जा रही होती है। मीना जब उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों लगाया है, तो वो कहती है ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। लेकिन फिर भी कुछ गर्ल्स उसे पहचान कर कह देती हैं कि ये तो वही सोशल मीडिया वाली लड़की है। अगले सीन में थॉमन निट से मिलता है, जहाँ वो निट से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर विन तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाहता है। वो तो हेम का सेक्रेटरी था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हेम से मिला हुआ है। निट उसे कहती है, मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है, बट विन ने मुझे इतना बताया था कि हेम ने उस पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया है और देन उसे जॉब से भी फायर कर दिया है। शायद इसी जलन की वजह से वो मेरी हेल्प करके उससे अपना रिवेंज लेना चाहता हो। वो कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम संभल कर रहना और उसे हर चीज़ मत बताना।
वो कहती ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों को याद रखूंगी। अगले सीन में निट और विन दोनों ही प्लाजा कंपनी के मालिक जॉसुआ के पास शेयर्स खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि मैं शेयर्स भला किसे दूं, और इतने में ही हेम भी आ जाता है। वो भी शेयर्स को ही परचेस करने के लिए वहाँ पे आया था। वो कहता है देखो भला, आखिर मैं शेयर्स किसे दूं, तुम्हें या हेम को? क्या तुम सब साथ में हो? निट कहती नहीं, हम अलग अलग हैं। आप शेयर्स हमें दीजिए, हम आपको प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। इतने में ही जो है थॉमन भी आ जाता है शेयर्स को ही परचेस करने के लिए। निट कहती है तुम भी? अब तीनों ही शेयर्स खरीदने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। अब जाओस वो उन सबसे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनना। एक लेडी है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इवन कुछ दिनों से तो वो मुझे धमकियाँ भी दे रही है क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ फ्लैश ड्राइव है, और तुम में से जो कोई भी मुझे उस लेडी से फ्लैश ड्राइव ला कर देगा, मैं उसे अपने शेयर्स दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग, जो कोई भी सबसे पहले मुझे वो फ्लैश ड्राइव ला कर देगा, मैं उसे ही अपने शेयर्स दूंगा। अब सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि आखिर वो उस फ्लैश ड्राइव को कैसे लेकर आएँ, और क्या वो ला भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि फ्लैश ड्राइव लाना इतना आसान नहीं था। दोनों ही लेडी पुट के पास पहुंच चुके होते हैं फ्लैश ड्राइव हासिल करने के लिए। अभी वो उन्हें कन्विंस करने ही वाले थे, तभी वहां पर हेम की एंट्री हो जाती है, और हेम भी शेयर्स को हासिल करने के लिए फ्लैश ड्राइव लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका था। अब जो पुट थी वो तो हेम को अच्छी तरीके से जानती थी। आफ्टर ऑल हेम इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था, वो कुछ काम से बाहर चली जाती है तो हेम निट से कहता है हार जाओगी और बदले में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तब निट कहती है तुम्हें क्या लगता है हर बार सिर्फ तुम ही जीत सकते हो? देखना फ्लैश ड्राइव इस बार हम लेकर जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि कोई उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे ही वो चिल्लाने जा रही होती है तो वो कवर किया हुआ इंसान अपने ऊपर से काला कपड़ा हटाकर उसे दिखा देता है कि वो थॉमन है। वो कहता है डरो मत, मैं थॉमन हूँ। वो उसे पोर्ट के रूम में लेकर जाता है और सीक्रेटली तरीके से उसका लॉक ओपन कर लेता है। नेट उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम्हें फ्लैश ड्राइव चाहिए ना, मैं वो तुम्हें देने आया हूँ। वो कहती है लेकिन ये तरीका तो गलत है। वो कहता है ऐसे ही हमें मिलेगा, और वो फिर सेफ में से किसी तरह लॉक खोल कर उसे कुछ पैसे और उसमें से फ्लैश ड्राइव दे देता है। वो कहता है अब इसके बाद एक बहुत ही भयंकर सायरन बजने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। सायरन के बजते ही वो निट को कहता है अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसीलिए जल्दी यहाँ से निकलो। और वो निट को अपने साथ भगाते हुए उस कमरे से बाहर लेकर जाता है। तभी बाहर गार्ड्स भी सायरन की आवाज़ सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मैडम का फ्लैश ड्राइव चोरी हो चुका है। इसीलिए वो थॉमन को मारने लगते हैं, लेकिन वो निट को लेकर किसी तरह से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर विन भी आ जाता है और वो भी गार्ड से लड़ने लगता है और निट को सेफली बाहर ले जाना चाह रहा था। लेकिन तभी हेम भी सायरन की आवाज़ सुनकर वहीं आ जाता है और वो निट को ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। निट कहती है मैं विन और थॉमन को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और कहता है पागल मत बनो, अगर हम यहाँ पर रुके तो हम भी फंस जाएंगे और तुम्हारे पास जो फ्लैश ड्राइव है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अब भी निट ज़बरदस्ती गाड़ी से उतरना चाह रही थी, बट हेम उसे बिठाकर लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुट थॉमन और विन को पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप बताओ आखिर मेरा फ्लैश ड्राइव है कहाँ? विन थॉमन से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने निट को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। पोर्ट कहती है ज्यादा खुसर पुसर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुझे बताओ। तभी हम जाओ सुआ की एंट्री देखते हैं जो कि पोर्ट का हस्बैंड होता है। वो कहता है देखो अब तो फ्लैश ड्राइव चोरी हो चुका है, मुझे प्लीज माफ कर दो, अब तुम मुझे कैसे तलाक दोगी? देखो मैं तुमसे डिवोर्स लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। हाँ मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी सी बेवफाई जरूर की है, लेकिन प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और प्लीज़ इन बच्चों को भी माफ़ कर दो, इन्हें मैंने ही फ्लैश ड्राइव चोरी करने के लिए कहा ताकि तुम्हारे पास कोई सबूत ना रह जाए कोर्ट में पेश करने के लिए और तुम मुझसे डिवोर्स ना लो। अब वो लोग कहते हैं ओह तो ये बुढ़ा इनका हस्बैंड है। जाओ सियाओ विन और थॉमन से कहता है सॉरी मैंने तुम लोग को बताया नहीं कि मेरी वो वाइफ है, वरना शायद काम करने से तुम लोग मना कर देते। पुट भी विन और थॉमन को माफ़ कर देती है और घर जाने देती है। अगले सीन में हम हेम को देखते हैं जो एक जंगल में गाड़ी को रोककर कहता है कि यहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनसे मिलना चाहता है। वो कहती इस जंगल में भी कोई दोस्त हो सकता है? हेम उस जंगल में बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से खेल रहा था, इवन बच्चे भी उससे बहुत प्यार कर रहे थे। वो कहती है इस शैतान का ये रूप तो मैंने पहली बार देखा, बच्चे इसके साथ काफी खुश लग रहे हैं। तभी निट के पास एक आंट आती है जो उसे बताती है कि हेम बहुत ही अच्छा इंसान है, इवन इसका दिल तो बहुत ही बड़ा है। तुम्हें पता है हम जिस जगह रहते थे वहां पर जलजला आ गया था जिसकी वजह से हमारा सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन वो हेम ही था जिसने हमारी हेल्प की और इन बच्चों का मसीहा बना। तब से इन बच्चों को मैं संभालती हूँ। हेम सिटी में रहने की वजह से हमसे जल्दी मिलने तो नहीं आ पाता, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है।
अब जब हेम के बारे में ये सब कुछ निट सुनती है तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है कि क्या ये इतना अच्छा इंसान है। अब बच्चे निट के साथ खेलने के लिए जिद करते हैं तो हेम निट के पास आता है और उसे कहता है, बच्चों की रिक्वेस्ट पे प्लीज क्या तुम मेरे साथ एक बार फुटबॉल खेल सकती हो। बच्चे कहते हैं प्लीज चलिए ना चलिए ना। तो वो मान जाती है बच्चों की वजह से और जाकर फुटबॉल सारे बच्चों के साथ खेलने लगती है। अब जब निट घर नहीं पहुंचती तो सारे लोग उसे लेकर परेशान हो जाते हैं। नॉक, थॉमन और विन से उसके बारे में पूछती है तो वो लोग सब कुछ उसे सच सच बता देते हैं और कहते हैं लास्ट टाइम उसे हेम अपने साथ ले गया था। अब नॉक तो परेशान हो जाती है कि हेम पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। हेम तो आज जंगल में ही रुक गया था। इवन आंट उन लोगों के लिए फूड रेडी करती है। वो खा रहा होता है लेकिन तभी जब वो निट की चोटी को देखता है तो हंसने लगता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल रोबोट के जैसी लग रही हो। एंड देन वो उसे एक्शन करके भी बताता है कि रोबोट की एक्टिंग तुम करो, बिल्कुल सेम रोबोट ही लगोगी। बाद में वो किसी तरह नॉक को कांटेक्ट करती है और उसे सब कुछ बताती है कि वो बिल्कुल सेफ है। अब थॉमन भी जब अपने घर जा रहा होता है तो पीछे से बॉ आती है और उसे रोकती है, कहती है तुम्हें तो बस निट की ही परवाह है, तुम्हें उसकी परवाह है नहीं जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कहता है अपने जज्बात को काबू में रखो क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और वैसे भी मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुमसे काफ़ी बेहतर है। और हाँ, दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बॉ को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेम जो है वो बिना ब्लैंकेट के सोया हुआ होता है तो उसे ठंड लग रही होती है। निट देख लेती है और वो अपने ब्लैंकेट से ही उसे कवर करके सुला देती है। मॉर्निंग में जब वो उठता है तो वो निट को टच करने की कोशिश करता है। तभी निट की आंख खुल जाती है और वो झटके से उठकर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारे इंटेंशन तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो कहता है डरो मत, मैं कुछ करने वाला नहीं था। अगले सीन में हेम निट को उसके घर ड्रॉप कर देता है जहाँ विन निट से कहता है, इसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की। हेम कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों उसकी परवाह कर रहे हो। निट कहती है विन तुम चुप हो जाओ, इसने मुझे परेशान नहीं किया। और उसके बाद हेम वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हेम और विन को एक साथ देखते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में दुश्मन नहीं अब भी दोस्त थे क्योंकि हेम ने विन को हायर किया था निट को सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए ताकि वो उस पर नजर रखे और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हेम को दे सके। लेकिन इस बार हेम के इंटेंशंस बिल्कुल भी बुरे नहीं थे क्योंकि हेम को अपनी मॉम पर शक था कि जिस जुनूनियत से उसकी मॉम निट के राइडिंग पार्क को अपना बनाना चाहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके राइडिंग पार्क को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती हैं। बस इसीलिए उसने विन को निट के साथ रखा था। अब नेक्स्ट सीन में हम लिम को देखते हैं जो कि नॉक के पास आया हुआ होता है और वो उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है। सडनली वहाँ एन भी पहुंच जाता है। नॉक एन को देखकर समझ जाती है कि वो तो उससे प्यार करता ही नहीं है, इसीलिए वो लिम के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। देन उसकी दी हुई रिंग को भी वो पहन लेती है। लिम को पहले ऐसा लगता था कि वो नेट से प्यार करता है लेकिन जब वो नॉक से मिला तो उसकी जो रियल फीलिंग थी वो उसको नॉक के साथ कनेक्ट होती हुई नजर आई, इसीलिए उसने नॉक को प्रपोज कर दिया। अगले सीन में हम हेम को वापस से विन के साथ देखते हैं जहाँ विन उससे कह रहा होता है अगर ये सब कुछ नेट को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या तुम उसके साथ कुछ ज्यादती नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो लेकिन इस चीज़ को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। सब कुछ उसे बता दो। हेम कहता है कि वक्त आने पर मैं उसे सब बता दूंगा लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। मीना एक इवेंट में अपना काम कर रही होती है तभी वो वहाँ पर विन को देखती है। विन को देखकर तो उसे कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता बट जब वो हेम के साथ उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछ बैठती है तुम यहाँ हेम के साथ क्या कर रहे हो, वो तो तुम्हारा दुश्मन है ना। तभी हेम विन को बुला लेता है और विन उसके पास चला जाता है। अब मीना जो है वो बॉ को कॉल करती है और कहती है कि निट कहाँ है, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। और फिर वो उसे बता देती है कि यहाँ पर विन को उसने हेम के साथ देखा है, निट को प्लीज़ यहाँ पर बुला दो। अब जैसे ही निट ये बात सुनती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। मीना हेम के पास जाती है और उससे कहती है तुम विन के साथ क्या कर रहे हो, वो तो तुम्हारा दुश्मन है ना। जहाँ वो उसे बताता है कि वो मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है, बिजनेस करने के लिए कभी कभी हमें ऐसे कंडे अपनाने पड़ते हैं। अब जैसे ही निट उस इवेंट में पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि विन इतने दिनों से उसे धोखा दे रहा था, इसका मतलब वो अभी भी हेम का ही दोस्त है। अब वो उसे कहती है तुम कितने नीच इंसान हो, तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। हेम कहता है क्या तुम्हें बिजनेस नहीं आता। इतने में ही निट उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे कुछ उसूल हैं, मैं तुम्हारी तरह माइंड का गेम नहीं खेलती हूँ और वैसे भी तुमने जो घटिया गेम मेरे साथ खेला वो बहुत ही घटिया था। अब विन तो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन निट उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, धोखेबाज इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया। वो उसे गुस्से में मारने भी लगती है और कहती है तुमने जानबूझकर विन को मेरे साथ रखा ना ताकि वो मेरे सारे शेयर्स को खत्म कर दे और उसके बाद मैं कंगाल हो जाऊं। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हेम उसे गुस्से से चुप कराता है और कहता है अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप राइडिंग पार्क के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। वो कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुमसे अपना राइडिंग पार्क कभी नहीं बेचूंगी
और वैसे भी तुम अगर पूरी दुनिया के पैसे भी लाकर मेरे कदमों में रख दोगे ना, तो भी मैं तुम्हें अपना राइडिंग पार्क नहीं दूंगी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुमने हमेशा से ही मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। हेम तो नेट से जानबूझकर राइडिंग पार्क के डॉक्यूमेंट मांगता है ताकि वो उसकी अपनी मॉम से बचा सके, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमन आ जाता है और वो नेट का हाथ पकड़कर उससे कहता है, नेट मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हेम के सामने जानबूझकर उसे अपनी तरफ कर लेता है। हेम नेट को जब थॉमन के साथ देखता है तो उसे काफ़ी जेलसी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। देन हेम यहाँ पर पास्ट में सोचता है कि जब उसने विन को अपनी जॉब से फायर किया था, तो ऑफिस में निकलने से पहले हेम उसके पास गया था और उसने उसे सारी कंडीशन बता दी थी और कहा कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें सबके सामने फायर किया है ताकि तुम छुपे तौर से मेरा काम कर सको। अब विन को हेम की सारी बातें समझ में आ जाती है और वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नेट थॉमन के साथ उसकी बाइक पर बैठकर वहां से चली जाती है और जब टर्न मुड़ती है तो वो हेम को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पलटकर उसे नहीं बुलाती और वहीं से चली जाती है। अगले सीन में जब थॉमन उसे घर ड्रॉप कर देता है तो जाते हुए वो उससे कहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे ज़रूर बोलना, मैं तुम्हारी हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। नेट कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो और मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगी। अगले दिन में हम एक बार फिर से विन और हेम को एक साथ देखते हैं। विन हेम से कहता है, आखिर तुम नेट के सामने इतने बुरे क्यों बन रहे हो? तुम जाकर उसे बता के नहीं देते कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? लेकिन हेम तो अब भी मानने को तैयार नहीं था कि वो नेट से प्यार करता है। नाइट में भी वो सिर्फ उसी के बारे में ही सोच रहा होता है, जब जब उसने उसके साथ अच्छे मोमेंट्स बिताए थे। अब मॉर्निंग में हेम जो है निट के घर पर जाता है, सोचता है कि वो आज सब कुछ सच उसे बता देगा, लेकिन निट के सामने आते ही वो उसे कहता है कि मेरी बात तो सुन लो एक बार। लेकिन निट उसे कहती है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? अब क्या मुझे और भी ज़्यादा कंगाल बनाना चाहते हो? आप कौन सी नई चाल चलने वाले हो? और वो कहाँ है विन जो अब तक मुझे धोखा दे रहा था? हेम उससे कहता है, हम जब भी मिलते हैं फाइट ही करते हैं, कम से कम आज 1 मिनट के लिए तुम हमारी फाइट को किनारे रखो और मुझे तुम्हारे राइडिंग पार्क से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है कि तुमसे और राइडिंग पार्क की बात मैं करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे अपना राइडिंग पार्क सेल नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है हेम को सुनाकर। अगले सीन में हम डैड को देखते हैं और उनके पास कोई अपने फेस को कवर करके आया हुआ होता है। इवन वो तो उनकी जान लेने के बारे में ही सोचता है। डैड तो हिल भी नहीं पा रहे थे, तभी वहां पर हेम पहुंच आता है। हेम समझ जाता है कि वो इंसान डैड को मारने के लिए आया था, इसीलिए वो बाहर निकल कर उसकी अच्छी खासी बैंड बजाता है। इवन वो तो उसका मांस निकालने ही वाला होता है, लेकिन तब तक वो इंसान वहां से भाग जाता है। वापस आकर वो डैड को देखता है तो मेरी उनके पास बैठी हुई थी। डैड की कंडीशन बहुत खराब होती है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जब नेट और नॉक को डैड के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब नेट जैसे ही हेम को वहां देखती है तो उसे मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को नुकसान पहुंचाने की? लेकिन तभी मेड बता देती है कि हेम सर ने तो आपके डैड की जान बचाई थी, वो तो कोई और था जो आपके डैड को मारने के लिए आया था। अब मेड की बातों को सुनने के बाद नेट काम डाउन होती है। हेम नेट से कहता है, तुम्हारी यही आदत एक बहुत बुरी है कि तुम किसी भी चीज़ को सुनने से पहले ही एक्शन ले लेती हो। और वो वहाँ से चला जाता है। नाइट में वो हॉस्पिटल में रुकते रुकते सो रही होती है। गिरने से पहले हेम उसे बचा लेता है। एवन वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है। देन वो अपने कोट से उसे कवर भी करता है और नाइट में वो नीट के साथ ही रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेम को पता चलता है कि किसी ने नीट को किडनैप कर लिया है, तो वो इस बारे में विन से पूछताछ करता है। विन उसे कहता है कि नीट अभी तो हॉस्पिटल में थी, अभी वो कहीं बाहर गई है। वो कहता है कि वो इस वक्त बाहर नहीं है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ नेट और मीना को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था और वो उन्हें जंगल में लेकर आते हैं। नेट कहती है, प्लीज़ हमें जाने दो, हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एक गुंडा कहता है, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो वो माफिया बॉय हमें नहीं छोड़ेगा। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर विन और हिम दोनों ही पहुंच जाते हैं और उन गुंडों की अच्छी खासी बैंड बजाकर दोनों को छुड़ा लेते हैं। दोनों ही दो अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। अब मीना और विन तो सेफ हो गए थे, बट गुंडे तो नेट और हेम के पीछे लग गए थे। इवन एक ने तो हेम को शूट भी कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो सही से चल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर वही जंगल वाली आंट आ जाती है जो हेम को अपने साथ ले जाती है। आंट नेट से कहती है, टेंशन मत लो, हेम को गोली सिर्फ छू कर निकली है, इसीलिए वो ठीक हो जाएगा। वो रात भर जाकर उसकी सेवा करती है। देन उसकी आंख लग जाती है और वो बगल में ही सो जाती है। मॉर्निंग के सीन में जब हेम की आंखें खुलती है तो वो उससे कहता है, तुम क्या रात भर जगकर मेरी देखभाल कर रही थी? वो उससे कहती है, ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया और तुम्हारी जान बचाई। तो हेम उससे कहता है, और मैंने तुम्हें जो जंगल में गुंडों से बचाया, क्या वो एहसान नहीं था? अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों आंट को थैंक्स बोलते हैं ताकि अब वो घर के लिए निकल सकें। हेमनेट को जैसे ही उसके घर ड्रॉप करता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके अंकल जो है राइडिंग पार्क की नीलामी कर रहे हैं। दोनों ही ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इवन नेट तो सोचती है कि जब राइडिंग पार्क डैड के नाम पर है
तो अंकल उसे नीलाम कैसे कर सकते हैं। तभी अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पूरे राइडिंग पार्क की पावर ऑफ अटर्नी मेरे हाथ में है, इसीलिए अब इसका मालिक मैं हूँ और मैं तुम्हारे राइडिंग पार्क को सेल कर रहा हूँ। नेट कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके अंकल उसे पेपर्स दिखाते हैं जो कि उनके नाम पर होता है और सारी पावर अटर्नी पर भी उसके डैड के सिग्नेचर्स होते हैं। ये देखकर तो वो एक पल के लिए खुद शॉक्ड हो जाती है कि डैड ने साइन कैसे किए। हेम अपने वकील से सारे पेपर्स चेक करवाता है तो उसका वकील बताता है कि इस पेपर का कंक्लूजन यही होता है कि तुम्हारे डैड की पावर ऑफ अटर्नी पर अब उन्होंने साइन कर दिया है और सारा कुछ इनके पास हो चुका है, तो अब ये कुछ भी कर सकते हैं। इवन इनके पेपर भी पूरे लीगल हैं। अब तो निट काफ़ी शॉक्ड होती है अपने अंकल का ये रूप देखकर। वो कहती है अंकल आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहता है कि मैं नीलामी करने जा रहा हूँ, अगर हेम तुम्हें ये राइडिंग पार्क चाहिए तो तुम भी बोली लगा सकते हो। तभी हेम की मॉम आती है और कहती है क्या नीलामी में देर तो नहीं कर दी मैंने आने में, मुझे तो ये राइडिंग पार्क चाहिए। वो कहता है नहीं नहीं आप बिल्कुल सही टाइम पर आए, अभी तो नीलामी स्टार्ट भी नहीं हुई। हेम कहता है अगर तुमने नीलामी स्टार्ट की तो इस ज़मीन को मैं कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दूंगा। मॉम कहती है हेम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्या तुम मुझे भी अपना दुश्मन बनाओगे क्योंकि मैं इस राइडिंग पार्क को ख़रीदना चाहती हूँ। हेम कहता है मॉम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज़मीन डैड को नहीं बल्कि आपको चाहिए। नेक्स्ट डे हेम जब नेट से मिलने के लिए उसके पास जाता है तो वो उसे हक करके तसल्ली दिला रहा होता है और अब तक का नेट को तो इतना समझ में आ गया था कि शायद हेम अब उसका बुरा नहीं चाहता है और बस इसीलिए ही वो उसे खुद को हक करने देती है। हेम अपनी मॉम से उसके राइडिंग पार्क को बचाने के लिए अब उसकी हेल्प करता है। वो नीट के डैड के स्टडी रूम में जाता है और वहाँ काफ़ी छानबीन करने के बाद उसे एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो कि नीट के डैड ने ही की थी जब नीट के अंकल उन्हें धमका रहे थे। बट पैरालाइज होने की वजह से डैड आज तक कभी इस रिकॉर्डिंग के बारे में नीट को नहीं बता पाए थे। हेम कहता है इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तो अब हम नीट के अंकल के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि तुम्हारे डैड ने कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं राइडिंग पार्क को सेल करने के लिए। इतने में ही लिन हेम को कॉल करके बताती है कि मॉम वापस से राइडिंग पार्क को खरीदने के लिए जा रही हैं, मैंने उन्हें जाते हुए देखा है। हेम नेट से कहता है हमें अभी इसी वक्त मॉम के पास जाना होगा। दूसरी तरफ मॉम राइडिंग पार्क के डॉक्यूमेंट पर साइन करने ही जा रही होती हैं। तभी हेम आकर अपनी मॉम को रोक लेता है। मॉम कहती हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं राइडिंग पार्क को ना खरीदूं, मैं खरीद कर रहूंगी। बट तभी वो अपनी मॉम से कहता है मॉम ये इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इसने धोखे से राइडिंग पार्क के डॉक्यूमेंट पर नीट के डैड के सिग्नेचर्स लिए हैं और मेरे पास अंकल के इन सारे गुनाहों का सबूत भी है। मॉम कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो हेम उन्हें वही वाली रिकॉर्डिंग ऑन करके सुना देता है जिसमें नीट के अंकल ने उसके डैड को धमकाया था और वो भी गन पॉइंट पर रखकर कि वो पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर दें। अब नीट के अंकल कहते हैं कि ये सब कुछ ज़रूर एडिट किया होगा, इसमें ये मेरी वॉइस नहीं है। बट हेम पूरी तरह से क्लियरली साबित कर देता है कि वो वॉइस इन्हीं की है, जिसकी वजह से अब वो डॉक्यूमेंट जो है नीचे गिरा कर चले जाते हैं। नेट सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लेती है बट अब हेम की मॉम हेम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी कि वो आखिर उसके काम में टांग क्यों लड़ा रहा है। उसके बाद वो गुस्से में चली जाती है तो नेट हेम के पास आकर कहती है तो मेरी वजह से अपनी मॉम से दुश्मनी मत लो। हेम मॉम से कहता है तुम अकेले मेरी मॉम से नहीं लड़ सकती हो, इसलिए अगर तुम अपने राइडिंग पार्क को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। वो पूछती है मुझे क्या करना होगा। एम कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, इस तरह हमारे शेयर्स डबल हो जाएंगे और मॉम के शेयर्स हमसे आधे हो जाएंगे। वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, मैं और तुमसे शादी कभी नहीं। बट अपने राइडिंग पार्क को बचाने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो हेम की बात को मान जाती है। लेकिन वो इतना ज़रूर कहती है कि शादी तो प्यार करने वालों में होता है ना। वो कहता है क्या तुम अपने राइडिंग पार्क को नहीं बचाना चाहती हो। वो कहती है मैं बचाना तो चाहती हूँ। तो वो कहता है ज़्यादा मत सोचो, हम शादी कर लेंगे तो हम मॉम के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। और इस तरह हेम ने नेट से अपने सारी दिल की बात को शेयर कर दिया। इवन वो पूरे मीडिया के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नेट भी अपने राइडिंग पार्क को बचाने के लिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इवन नेट तो खुद भी हेम से प्यार करने लगी थी लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब जब मनी उन दोनों के प्रपोजल की वीडियो देखती है तो वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है। आगे हेम जो है नेट के डैड के पास जाता है। नेट के डैड अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। वो नेट के डैड से माफ़ी मांगता है अपनी पुरानी हरकतों के लिए। देन वो नेट से शादी करने के लिए डैड को मना भी लेता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो मॉम उससे कहती हैं कि मेरे रास्ते में मत आओ हेम, मैं वो राइडिंग पार्क को ख़रीदना चाहती हूँ किसी भी सूरत हाल में। वो कहता है मॉम आप उस राइडिंग पार्क के लिए इतनी ज़्यादा पॉसेसिव क्यों हैं, क्या वो आपके बेटे से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मॉम गुस्से में आती हैं और खींच कर उसे एक थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे वो राइडिंग पार्क किसी भी सूरत हाल में चाहिए, बाकी इसके लिए अगर मुझे तुमसे दुश्मनी मोल लेना पड़े तो मैं वो भी करूँगी। लिन हेम को समझाती है कि इवन तुम तो चुप हो जाओ क्योंकि मॉम का मूड बहुत ही ऑफ हो चुका है। अब मॉम को हम अगले सीन में देखते हैं जो डैड की फ़ोटो को देखकर पास्ट में सोच रही होती हैं।
अब हमें यहाँ पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि डैड ने मॉम से कहा कि मैं जानता हूँ कि निट का डैड ही तुम्हारा एक्स लवर था, लेकिन हमें अपने दिल में किसी के लिए खोट नहीं रखना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम उसके बावजूद भी उसे माफ़ कर दो। अब मॉम कहती है तुम जानते हो उसने मेरे साथ कितना बुरा किया और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मॉम प्रेजेंट में कहती हैं निट के डैड, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी, तुमने मेरे साथ जो किया है ना उसका गिन गिन कर बदला लूंगी मैं तुमसे। अगले सीन में थॉमन निट से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि तुम हेम से शादी करने जा रही हो, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम अपने राइडिंग पार्क को बचा सको। वो कहती है मैंने बहुत सोचा और उसके बाद भी मुझे कोई तरीका नहीं मिला, बस यही एक तरीका है, इसीलिए मैं हेम से शादी करने के लिए जा रही हूँ। थॉमन कहता है एक बार सोचना ज़रूर। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो निट होती है वो अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो चुकी होती है और सारे लोग भी काफ़ी खुश लग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर थॉमन आ जाता है जो निट का हाथ पकड़कर उससे कहता है निट, प्लीज़ ये शादी मत करो हेम से। मैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम तुम्हारे राइडिंग पार्क को किसी और तरीके से बचा लेंगे, प्लीज़, बट तुम हेम से शादी मत करो। अब हेम कहता है हमने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि मैं और निट शादी कर रहे हैं, इसलिए तुम बीच में मत आओ। दोनों ही उसे अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। बट जो निट होती है वो थॉमन से कहती है देखो, मुझे प्लीज़ और परेशान करने की कोशिश मत करो क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा टेंस में हूँ। मुझे यही तरीका नज़र आ रहा है अपने राइडिंग पार्क को बचाने के लिए और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। और फिर हेम के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर दोनों की वेडिंग भी हो जाती है और दोनों ही लीगली तौर पर साइन करके वेडिंग कर लेते हैं। हेम और निट शादी करके काफ़ी खुश लग रहे थे, बट थॉमन, उसे तो बहुत बुरा लग रहा था निट के लिए। अब वो गुस्से में जा रहा होता है, तभी बहू उसे पीछे से रोकती है और कहती है कि अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि जब कोई आपके प्यार को ठुकराता है तो आपको कैसा लगता है। थॉमन उससे कहता है मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। वो जा रहा होता है बट बहुत ज़बरदस्ती उसे हक कर लेती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है अपने जिस बात को संभाल कर रखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बट वो जानबूझकर पीछे से उसे पकड़ लेती है और कहती है मुझे प्लीज़ मत ठुकराओ, जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ उतना तुम्हें कोई और नहीं चाह सकता है। मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लो। बट वो उसे धक्का देकर चला जाता है। वो बेचारी रोने लगती है। अगले सीन में हम हेम को देखते हैं जो कि उसे अपनी कंपनी में ले जाकर अपने शेयर्स का मालिक बना देता है और साथ ही उसे अपने वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और ये कहता है कि अब वो खुद भी राइडिंग पार्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। बट मॉम जो है वो खड़ी होकर इस बात पर ऑब्जेक्ट उठाती हैं कि उन्हें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि उनका बेटा राइडिंग पार्क में इन्वेस्ट करे। वो कहती हैं कि मैं अपने पैसों को कहीं और लगाना चाहूँगी, लेकिन वो कहता है जो मेरे शेयर्स हैं उन्हें तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना मॉम। आगे हम मनी को देखते हैं जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेकर हेम की मॉम के पास आती है और कहती है कि वो हेम के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिससे मॉम तो शॉक्ड हो जाती हैं। मॉम कहती हैं अगर ऐसा है तो मुझे हेम से बात करनी पड़ेगी। बट मनी कहती है हेम मेरी बातों को इस तरह से नहीं मानेगा, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। और वो मॉम के साथ मिलकर प्लान बनाती हैं कि आपको पहले निट को हेम के रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं उसकी लाइफ में एंटर हो पाऊंगी। मॉम कहती है ठीक है ऐसा ही करते हैं क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने घर में लाना चाहती हूँ। मनी तो मॉम की बातों से काफ़ी खुश होती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि ये बच्चा हेम का नहीं बल्कि उसके डैड के सेक्रेटरी का होता है जिसके साथ वो पहले इंटीमेट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम हेम और निट को देखते हैं। हेम निट को कहीं घुमाने के लिए लेकर गया था जहाँ ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब भी होते हैं। साथ में हेम ने निट के लिए एक डेट भी प्लान कर रखा था और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेम की मदर ने कुछ गुंडों को भेजा था निट को मारने के लिए, लेकिन एन टाइम पर हेम पहुंच जाता है और उन गुंडों की अच्छी खासी बैंड बजाकर उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। वो गुंडा बता देता है कि आपकी मॉम ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। अब मॉम का नाम सुनकर तो हेम बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाता है कि उसकी मॉम आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ मनी जो है वो मॉम के पास जाकर कहती है कि आपने गुंडों को भेजा तो भेजा, लेकिन वो लोग निट को नहीं बल्कि हेम को ही मारने वाले थे। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। और सोचिए ज़रा, अगर हेम को पता चल गया कि ये सब कुछ आपने किया है तो वो आपका क्या हाल करेगा। अब मॉम को भी गुस्सा आता है और वो मनी से कहती है तुम बहुत चालाक हो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और उसे गुस्से में अपने घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जिसने मनी और मॉम की सारी बातें सुन ली थी और वो मॉम के लिए काफ़ी अपसेट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीना और विन के बीच में अब धीरे धीरे करीबियाँ होने लगी थी और दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझने भी लगे थे। देन हम थॉमन को देखते हैं जो कि लिन से मिलता है, जहाँ लिन काफ़ी अपसेट नज़र आ रही होती है तो वो उससे पूछ बैठता है। तो वो बता देती है कि मैं मॉम की वजह से बहुत अपसेट हूँ क्योंकि वो एक राइडिंग पार्क को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं
और ये शायद वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो निट के डैड से अपना रिवेंज लेना चाह रही हैं। अब थॉमन पूछता है कि कैसा रिवेंज? तो वो बताती है कि पास्ट में वो मॉम के लवर थे और मॉम जो है उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मॉम को धोखा दिया और बस अब मॉम निट के डैड से बदला लेने के चक्कर में ही उनका राइडिंग पार्क उनसे छीनना चाहती हैं ताकि वो भी उसी दर्द से गुजर सकें जिस दर्द से मॉम गुजरी हैं। अब जैसे ही थॉमन को ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है तो वो जाकर मनी से सब कुछ बता देता है। अब मनी थॉमन से कहती है तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तो थॉमन कहता है क्योंकि तुम हिम को पाना चाहती हो और मैं निट को, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगले सीन में मनी निट के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं अपने और अपने डैड की गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। पहले मुझे रियलाइजेशन नहीं था, बट जैसे ही मैंने सुना कि मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया। निट उससे कहती है क्या सचमुच तुम प्रेग्नेंट हो? तो ये बच्चा किसका है? मनी कहती है डरो मत, ये हेम का बेबी नहीं बल्कि किसी और का है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद हो रही हूँ कि जब तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। वो कहती है डैड के बारे में? तो वो बता देती है क्या तुम नहीं जानती कि हेम की मॉम और तुम्हारे डैड दोनों ही बहुत अच्छे लव बर्ड्स थे। निट कहती है नहीं वो लोग फ्रेंड्स थे। बट वो कहती है नहीं वो लोग बहुत ही अच्छे लवर थे और पास्ट में तुम्हारे डैड ने हेम की मॉम को धोखा दे दिया है। बस इसीलिए वो तुम्हारे डैड का राइडिंग पार्क खरीद कर उनसे अपना रिवेंज लेना चाहती हैं और तभी तो हेम भी अपनी मॉम के साथ मिला हुआ है और वो तुम्हें परेशान कर रहा है। अब मॉम जो है वो निट के डैड से मिलने के लिए उनके घर पर आती हैं जहां वो उन्हें देखकर कहती हैं तुम तो रिकवर हो रहे हो, बहुत जल्द शायद तुम पैरालाइज से भी दूर हो जाओ। वो कहता है हाँ। बट तभी मॉम कहती हैं तुम किसी की खुशियों को छीन कर आखिर इतने चैन से कैसे जी सकते हो? क्या तुम भूल गए तुमने मेरे साथ पास्ट में क्या किया था? हम कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। उसके डैड कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बट जो मॉम होती हैं वो कहती हैं कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो तुम्हारे प्यार में खुद को तुमसे जोड़ लिया, बट तुमने क्या किया? तुमने हमारे बच्चे को भी ख़त्म करवा दिया और उसके बाद मेरी भी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारे भेजे गए गुंडे, उसने हमारे बच्चे को मार दिया और फिर मुझे भी मारने की कोशिश की। वो तो किस्मत से मैं बच गई और तुम्हारी वजह से आज तक मैं उसी पछतावे में डूब रही हूँ कि मैंने आखिर तुमसे क्यों प्यार किया। डैड बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मॉम तो उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मॉम कहती हैं अब तुम देखना, मैं तुम्हें भी उसी दर्द से गुजारूंगी जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। मैं तुमसे भी तुम्हारा राइडिंग पार्क छीन लूंगी। अब हम देखते हैं कि दरवाजे पर खड़े होकर हेम ने इन दोनों की सारी कॉन्वर्सेशन को सुन लिया है और अब वो भी सब कुछ जान चुका था। वो मॉम के पास आता है और मॉम को चुप कराता है और कहता है मॉम, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप मेरे साथ घर चलिए। डैड सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और हेम अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब डैड उठने की कोशिश करते हैं बट तभी वो व्हील चेयर से गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निट जो है बाहर खड़ी होती है और वो हेम और मॉम को एक साथ बात करते हुए देख लेती है, जहाँ मॉम हेम से कहती हैं कि बेटा तुम तो मुझे समझते हो ना? वो कहता है मॉम, मैं आपको और आपके रिवेंज को दोनों को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आप भूल गई कि मरने से पहले डैड ने भी आपसे लेटर में यही कहा था कि आप निट के डैड को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्या आप डैड की इतने सी विश को पूरा नहीं करेंगी मॉम? अब दोनों को एक साथ बात करते हुए देख निट को गलतफहमी हो जाती है कि मनी सही कह रही थी कि निट अपने मॉम के साथ मिला हुआ है और वो मिलकर रिवेंज लेना चाहता है और राइडिंग पार्क छीनना चाहता है।